मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता डाइट। आज आपके समक्ष हम मेटल की प्रोसेसिंग के बारे में समझने का प्रयास करें कि मेटल प्रोसेसिंग है क्या, जिसे हम मेटलर्जी करते हैं या हिंदी में हम धातु कर्म कहते हैं। तो ये पूरा जो धातु कर्म की प्रक्रिया है वो क्या है, इससे पहले कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ टर्म्स हैं। जैसे पहला जो टर्म्स है वो है मिनरल्स, क्योंकि बिना मिनरल्स के हम मेटल कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते या मेटलर्जी कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते। अगर हम बात करें कि मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज़ मिनरल, क्या हमारे लाइफ में इसका रोल है, तो मिनरल्स का मतलब होता है, मिनरल जो टर्म है वो माइन से बना हुआ है। हिंदी में बोलते हैं खनिज। खनिज मीन्स जो खान से प्राप्त हो। खान क्या होती हैं, जहाँ जो खोद करके प्राप्त की जाती हैं, यानी ऐसे मटेरियल जो ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समान रूप से खनिज कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खोद के ही निकाला जाता है, कुछ हमारे नेचुरली अकरिंग ऐसे ही मिलते भी हैं। जैसे हमारा गोल्ड और सिल्वर के कुछ और ऐसे होते हैं, ऐसे कैसे होते हैं जो नेचुरली क्या होते हैं, मिल जाते हैं हमको हैं। लेकिन बहुत सारे जो एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, अधिकतर क्या हैं, वो हमारे कंबाइंड फॉर्म में है। ये आपके सामने जो दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, पूरे 118 तत्व आज हमें ज्ञात हो चुके हैं। कुछ लैब में मैन मेड हैं, सिंथेसाइज्ड किए गए हैं, लेकिन अधिकतर जो है हमारे नेचुरली अकरिंग हैं। इसमें इनर्ट गैस को छोड़ दें तो बाकी सभी जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या है, खनिज के फॉर्म में मिलते हैं, या यूँ कहें कि खनिज का वो पार्ट होते हैं। अब हम खनिजों से ही क्या करते हैं, इन मेटल को, नॉन मेटल्स को निकालते हैं। वास्तव में पहले हम खनिज को इस रेफरेंस में देखते थे कि जितने भी धातु निकाली जाती थी वो खनिजों से निकाली जाती थी। और आपको जानकारी के लिए बता दो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ 8000 से ज़्यादा धातु खनिजों से प्राप्त करने वाले धातु के फैक्ट्रियाँ थी, जो क्या करती थी, खनिजों से धातुओं को एक्सट्रैक्ट करती थी और इन धातुओं को निकाल करके जिनका उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए और तरह तरह के उपकरण बनाने के लिए करते थे। यानी अगर अपनी इंडिया के हिस्ट्री को भी देखें तो हम कह सकते हैं कि हम मेटल की जो प्रोसेसिंग है बहुत पहले से करते आए हैं। और बहुत सारे राजाओं, इवन आपको यही बता दें कि यहाँ से मुग़ल काल में तलवारें जो है बेची जाती थी, जो अरब कंट्रीज़ थी या जो मिड ईस्ट है वहाँ पर, यहाँ से बराबर हथियार बेचे गए जो कि यहीं से मेटल निकाले जाते थे। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है कैसे होती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मिनरल्स क्या होता है, मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज़ जो नेचुरली अकरिंग मिल रही है और ख़ास तौर से एक ज्योग्राफिकल प्रोसेस के बाद बनती है। ज्योग्राफिकल प्रोसेस की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज़ एक दिन में नहीं बनती है। जैसे आप जो चूना पत्थर चट्टानें देखते हैं, आप जो मिट्टी देख रहे हैं, ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है, इसको बनने में समय लगा है। हम सबको पता है पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो उसमें कई करोड़ों साल लगे उसको आज के स्ट्रक्चर में आने में। तो इस दौरान बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए। जब केमिकल चेंजेस हुए तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो एलिमेंट हमारे जो थे ये आपस में कंबाइन हुए, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, और क्या हुआ, नए नए तरह के खनिजों का निर्माण किए। आज जो भी मूंगा, मोती, पत्थर, संगमरमर, जो कुछ हम भी देखते हैं, ये सब के सब क्या हैं, हमारे खनिज के रूप हैं। अगर थोड़ा और समझने का प्रयास करें तो हम सभी लोग टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। टैल्कम पाउडर भी एक तरह का खनिज है। गजब की बात है ये सिलिका सिलिकेट से बनता है, यानी सिलिका और ऑक्सीजन कम्बिनेशन है। जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे उसको हम लगाते हैं वो क्या करता है, वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर क्या होता है कि हमें थोड़ी सी फ्रेशनेस महसूस होती है, या यूँ कहें कि हमारे स्किन को एयर का जो टच है वो और अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब तक वाटर फिल्म बनी होती है, इस पर वाटर की लेयर लगी होती है, पसीने की लेयर लगी, तब तक हमको नहीं मालूम होता है। ख़ास बात और कुछ है इसमें, देखें ज़रा सा। मिनरल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा आयरन मिनरल होता है जिसमें लोहे की मात्रा ज़रूर होती है, जिसमें हमारे सीडेराइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, कॉपर पाइराइट है। और नॉन आयरन मिनरल जो हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है, वो हमारे बॉक्साइट हैं, जिंक के हैं, कॉपर के हैं, लेड के हैं, गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं। ख़ास बात क्या है कि हम अपने देश में कहें तो पूरे वर्ल्ड का 10% आयरन जो ओर है या आयरन मिनरल है हमारे पास है, और एल्युमिनियम भी हमारे पास ज़्यादा है।
लेकिन इसके अलावा जो जिंक है, कॉपर है, लेड है, एवरम और सिल्वर है, गोल्ड या सिल्वर है, हमारे पास की मात्रा बहुत कम है। इसी नाते इनको हम क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अब आते हैं हम मेटल प्रोसेसिंग पे कि मेटल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये किस प्रकार से ऑर्गेनाइज की जाती है, किस प्रकार से हम इसको संपन्न करते हैं, इस पर चर्चा करें। मेटल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, एनी मेथड और एनी थिंग्स विच इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स। तो मेटल प्रोसेसिंग में मेटल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, ओर से प्राप्त करते हैं। अब एक चीज़ आता है कि ये ओर्स क्या होते हैं या ओर क्या होता है। तो मिनरल से ही हमें ओर प्राप्त होते हैं। कोई भी चीज़ जो नेचुरली अकरिंग वो मिनरल्स होती है, लेकिन उसमें अगर किसी एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा या उसके कंपाउंड की मात्रा ज़्यादा और इतनी ज़्यादा है कि हम उसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। यानी हर ओर मिनरल होता है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसी बात, क्योंकि आपको मिट्टी भी दिख रही है नेचर में, तो क्या उस मिट्टी से हम लोहा निकाल सकते हैं और इतना लोहा निकाल सकते हैं जो इकोनॉमिकली प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर जगह लोहे की इतनी पर्याप्त मात्रा नहीं है आयरन उसमें, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा नहीं है कि उससे हम क्या करें, लोहे को या अन्य मेटल को हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सकें। अगर ऐसा है तो वो मिनरल हमारा ओर हो जाएगा। यानी मिनरल पहले है, ओर का कॉन्सेप्ट बाद में है। इसी नाते मैंने कहा कि हर ओर मिनरल होता है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 50 रीजन या एरियाज़ हैं जहाँ पर हमको मिनरल्स के या ख़ास तौर से लोहे की बात मैं करूं या जो हमारे पास अन्य मेटल हैं उनके क्षेत्र हैं, और उनमें 400 जगहें ऐसी हैं जहां से ये हम प्रोसेसिंग करते हैं, मेटल की प्रोसेसिंग करते हैं। और ख़ास तौर से जिनकी हमारी इंडिया में होती है वो आयरन है, मैग्नीज़ है, क्रोमियम हो, टाइटेनियम है। इसमें हम लोग आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा कुछ हमारे यूरेनियम के या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हम निकालते हैं, प्लूटोनियम वगैरह, लेकिन इनकी मात्रा इनके कंपेयर में बहुत ही कम है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से भी इनको मंगाते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट को। लेकिन इन चारों के बारे में कहूँ तो हम लोग क्या हैं, इसमें टोटली आत्मनिर्भर हैं। आयरन का, मैग्नीज़ का, क्रोमियम, टाइटेनियम, हम लोग तो मैग्नीज़ को बाकायदा निर्यात भी करते हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या होता है, मैग्नीज़ होता है। इसको हम हिंदी में अभ्रक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटल प्रोसेसिंग बात मैं कर रहा था, तो ओर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ओर्स से जो मेटल प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटल प्रोसेसिंग कहते हैं या धातु कर्म कहते हैं। यानी वो समस्त चरण जिसके द्वारा हम अयस्क से धातुओं को प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं या मेटल प्रोसेसिंग कहते हैं या धातु कर्म कहते हैं। अब बात आई कि सर कैसे ये चीज़ें, क्या क्या वो स्टेप हैं जो हमें जानना चाहिए, किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पर हमें ओर मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। इसमें सेटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है और हमारे लिए अलग से इसके लिए जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं जो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और रिकॉग्नाइज़ करते हैं कहाँ से मेटल को इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पर वो लोग काम करते हैं। जब हमारा रिकग्निशन आता है फिर इस पर डिगिंग होती है, क्योंकि हमने बताया पहले कि अधिकतर ओर्स क्या होते हैं, अधिकतर खनिज क्या होते हैं, वो खोद के निकाले जाते हैं। यानी वो मिट्टी के अंदर दबे होते हैं, चट्टानों के अंदर दबे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले डिगिंग काम करते हैं। उसके लिए बड़े बड़ी मशीनें होती हैं, ड्रिलिंग मशीनें होती हैं जो क्या करते हैं, इनको निकालने का काम करती हैं। डिगिंग करने के बाद क्या होता है, वो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में, बड़े बड़े लॉट के रूप में आता है। अब उनको क्या करते हैं हम लोग हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमको मेटल मिल गया या और उसका मिल गया, खनिज मिल गया बड़े बड़े पार्ट में। अब उसको हम क्या करते हैं, पहले ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब पिसाई शुरू करते हैं, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़ों में या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चट्टान में तो इम्प्योरिटीज़ भी है और हमारा और भी है। तो वास्तव में क्या होता है, अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर 1 क्विंटल का यानी 100 kg का अगर हमने ओर लिया है तो बमुश्किल से हम लोगों को 4 किलो, 5 किलो या 7 किलो या मैक्सिमम 8-10 किलो तक का हमें मेटल मिल पाता है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे कम ही मिलता है। यानी 80 से 90 किलो या 95 किलो तक क्या है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि मेटल का ओर का सांद्रण।
सांद्रण की जो प्रक्रिया होती है, अगर उसको समझने का प्रयास करें तो क्या होता है, हमने पहले ही कहा कि जब हम ओर को निकाल रहे हैं डिगिंग करके, पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने के बाद क्या हुआ, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं तो इनको दूर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, ज़रा इस पर चर्चा करें। तो जो सबसे पहला मेथड होता है वो हमारे पास क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि या ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड में क्या करते हैं कि जो हैवी ओर है या लाइट ओर है, पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने क्या करते हैं, फ़ैन चलाते हैं या पानी में इसको हम फ्लो कराते हैं। जब पानी में फ्लो कराते हैं, जो लाइट मटेरियल है, लाइट ओर्स हैं, वो क्या होते हैं, बह जाते हैं, और जो हैवी होता है वो पड़ा रहता है। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास जो हैवी मिनरल्स हैं या हैवी ओर्स हैं, वो मिनरल्स नहीं कहेंगे, ओर ही कहेंगे, क्योंकि हम ओर कंडीशन बढ़ रहे हैं, तो ओर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। हालांकि अभी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, फिर भी पहले से क्या हुआ, वो अब काफ़ी कम हो चुकी होती हैं। इस तरह से क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल मेथड से हम जो हैवी हमारे ओर्स होते हैं या लाइट ओर्स होते हैं, उनको भी हम अलग कर सकते हैं। लाइट ओर्स है तो दूर चला जाएगा, और हैवी है तो किनारे, मतलब पहले ही रहेगा। तो ये उपयोग करते हैं, लेकिन इसका हम खास ख्याल रखते हैं कि वो मिनरल उस वाटर में डिज़ाल्व ना हो। अगर डिज़ाल्व हो गया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा है बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ग्रेविटेशनल मेथड के बाद हमारे पास आता है एक है मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर में सेपरेशन लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो जो चुंबकीय पृथक्करण विधि या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, उसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक व्हील होती है और इस पर एक रोलर ऐसे लगा होता है। यहाँ हापर से क्या करते हैं, जैसे हम गेहूँ की पिसाई कराते हैं तो ऐसे हापर बना होता है, उस कूड़े से हम क्या करते हैं, डालते हैं गेहूँ को, और नीचे अगर पिसाई होती उसकी है तो ये पट्टा रन कर रहा होता है, और ये नॉन मैग्नेटिक होता है, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जैसे यहाँ से हमारा पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में मिनरल्स ओर के साथ आता है, तो यहाँ पर जब जैसे इस पार्ट में पहुँचता है, चूँकि ये मैग्नेटिक है, तो जो मैग्नेटिक हमारे ओर होंगे उनको क्या करेगा, पास ही में गिरा लेता है, और इस तरह से क्या होता है, हमको ढेर मिल जाता है किसका, मैग्नेटिक ओर का, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर चली जाती हैं, जो अट्रैक्ट नहीं होती। इस तरह से क्या है, हम दोनों को प्राप्त कर लेते हैं अलग अलग। ये बड़ा महत्वपूर्ण मेथड है, और चूँकि हमारे यहाँ आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग इस विधि को प्रयोग कर रहे हैं, और बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से अडॉप्ट किया है, ये हमारे यहाँ खुद की बनाई हुई विधि एक तरह से थी। अब हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ले लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ले लिया है, लेकिन पहले से क्या है, इस चीज़ को हम प्रयोग कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस मेथड को ज़्यादा प्रयोग करते थे, ग्रेविटेशनल मेथड। इसमें हम क्या करते थे, जो हमारे लोहे के ये ओर्स होते थे या मिनरल्स होते थे, उनको हम पानी में डिज़ोल्व करके तो अलग करते थे, जो इम्प्योरिटीज़ थी, मिट्टियाँ थी, उनको दूर कर लेते थे। ये प्रक्रिया अपनाते थे। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जिसको बोलते हैं हिंदी में फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये क्या होता है, ये खास तौर से स्पेशल टाइप के ओर के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं। वो कॉपर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। तो नाम इसका है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, हम एक टैंक लेते हैं, ये टैंक बड़ा सा होता है। इस टैंक में क्या करते हैं, एयर की सप्लाई करते हैं, एयर करंट पास करते हैं। एयर करंट्स, ये जो होल बने इससे एयर पास करते हैं, और एयर जब पास करेंगे तो इसमें पूरा एक फोम बनता है। ये फोम क्यों बनता है, इसमें स्पेशल टाइप का एक हम केमिकल यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एथिल जेंथेट। एथिल जेंथेट प्लस टार्पिन आयल। टार्पिन आयल जो होता है उनको हम प्रयोग करते हैं। इसकी खासियत क्या होती है इन आयल्स की, कि ये सल्फाइड को डिज़ोल्व कर लेते हैं, और डिज़ोल्व करके फोम बना करके ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। और जो नॉन सल्फाइड ओर्स हैं या यूँ कहीं इम्प्योरिटीज़ हैं, वो नीचे गैंग के फॉर्म में, अशुद्धियों के रूप में क्या होती हैं, नीचे पड़ी होती हैं। इस तरह से क्या करते हैं, ऊपर से हम जो हमारा फेन बना हुआ है, झाग बना हुआ है, जिसमें कि सल्फाइड ओर है, निकाल लेते हैं, और ख़ास तौर से कॉपर सल्फाइड या आयरन पायराइड को हम इससे अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा फेन फ्रॉथ
फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, जिसको हम कहते हैं फेन प्लोन विधि, जिसके द्वारा हम सल्फाइड ओर को अलग करते हैं। तो ये जो 3 मेथड थे, जिनमें हमने पहला बताया ग्रेविटेशनल मेथड, दूसरा बताया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और तीसरा हमने बताया फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो स्टेप लिया है वो डॉक्यूमेंटेशन करें तो क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन किया है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ ओर्स इन मिनरल। जो हमें मिनरल मिला था, फिर से मैं कह रहा हूँ, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ मिनरल, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ मिनरल्स फॉर विच ओर्स। कैसे? जो हमें मिनरल मिला था उसमें इम्प्योरिटीज़ थी और हमारा ओर था। ओर और इम्प्योरिटीज़ दोनों मिला के हमारा बन गया मिनरल। हम सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर नहीं कर पाए, यानी अभी भी वो मिनरल के रूप में ज़्यादा है, ओर के रूप में कम है। इस नाते मैंने कहा कि लेकिन पहले की अपेक्षा क्या है, अब हमारी ओर की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अगर जैसा मैंने पहले एग्जांपल बताया, अगर 100 kg का हमने लिया था तो 100 kg में पहले हमारे पास 10 kg या 5 kg था। अब क्या हुआ, 100 kg में 50 kg, 60 kg या 40 kg हमारे पास क्या हो चुका, अब आयरन आ चुका है। या हम कहें 70-80 kg भी आ सकता है। तो इस कंडीशन क्या है, हमने ओर्स का जो परसेंटेज था हमने बढ़ा लिया। तो ये कंसंट्रेशन मेथड था, जिसके द्वारा हमने क्या किया, ओर का परसेंटेज बढ़ाया। कंसंट्रेशन के बाद जो अगला बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है कैल्सिनेशन, और दूसरा इसी से मिलता जुलता टर्म है रोस्टिंग। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। इन दोनों को अगर हम सेपरेट करके स्टडी करें तो बेहतर होगा कि एक तरफ हम ले लें कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। सेपरेट करने मतलब कंपेयर करके स्टडी करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में ही हमारा जो ओर्स था, जिसमें मिनरल की जिसमें इम्प्योरिटीज अब कम हो चुकी है, उसको क्या करते हैं, मेल्टिंग से पहले, यानी इतना नहीं गर्म करते कि मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग से पहले क्या करते हैं, उसको हम भट्ठी में गर्म करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, जब कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट कहते हैं। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, एयर की सप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन खूब ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन या तो नहीं होता, इन एब्सेंस लिमिटेड भी कह सकते हैं या एब्सेंस ऑफ एयर भी कह सकते हैं। ऑब्सेंस का मतलब समझ गए इसमें, एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन क्या यहाँ पर नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। तो इसमें होता क्या है, ये कब प्रयोग करते हैं, जब हमारा ओर कैसा होता है, जब हमारा ओर कार्बोनेट होता है, जब हमारा ओर में हाइड्रेट होता है, यानी इनकी इम्प्योरिटीज़ या सल्फाइड या सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है। तो होता क्या है, जब इनको हीटअप करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पे करीब करीब 1900-800 पर क्या होता है, ये इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ थी उनको दूर करने के लिए हम कैल्सिनेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीटअप करेंगे तो क्या होगा, CaO बनेगा प्लस Cu2 बनेगा। एट 800 to 900 या 1000 डिग्री सी तक होता है ये। इसी तरह से आयरन कार्बोनेट होगा तो सेम पैटर्न पे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड प्लस Cu2 बनाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है, हम कैल्सिनेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, हिंदी में इसको निस्तापन कहते हैं। जब हम जब हम ओर को या आयस को उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। और किस लिए गर्म करते हैं, ताकि जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको हम क्या करें, दूर कर सकें या वाटर को दूर कर सकें। हम सबको पता है आयरन बहुत अच्छे से ऑक्साइड के फॉर्म में X2 के फॉर्म में मिलता है नेचर में। तो जब गर्म करेंगे तो वाटर अपने आप क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे 100 से ऊपर हमारा टेम्परेचर जाता है और उसका तो ये जो वाटर है क्या होगा, धीरे धीरे रिमूव होना शुरू करता है, और 700 तक तो ये पूरा वाटर जो है रिमूव हो जाता है। यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ हीटिंग करके क्या बिना ऑक्सीजन के हीटिंग करके ओर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया। अब वाटर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो कुछ तो वेट कम हुआ। तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि सीधी सी बात कहूँ, कैल्सिनेशन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम अयस्कों को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में गर्म करते हैं, जिससे वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं।
दूसरा रोस्टिंग माने भर्जन, इसको कहते हैं भुनना। आप सभी जानते होंगे भुनने का मतलब क्या होता है, रोस्ट करना, यानी कि हम क्या करते हैं, खूब गर्म करते हैं। गर्म करते हैं एयर में सप्लाई में, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज थी, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि जो पड़ा हुआ था, जैसे आर्सेनिक है, कार्बन है, क्योंकि इम्प्योरिटीज में ये सब आते रहते हैं, आर्सेनिक होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। तो इनको जैसे ऑक्सीजन मिलेगी तो आर्सेनिक का ऑक्साइड मिलता है, कार्बन को ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर को ऑक्सीजन मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो हुआ क्या, इस पूरी प्रक्रिया में जो रोस्टिंग है, इसमें जो हमारे नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ थी, उनके लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। वास्तव में कभी कभी दोनों प्रक्रियाएं अपने करनी पड़ती है, कभी कभी एक प्रक्रिया से भी हमारा काम चल जाता है। तो जो सबसे पहला स्टेप था हमारा कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन के बाद हम किस पर आते हैं, कैल्सिनेशन पर, फिर रोस्टिंग में। एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले कैल्सिनेशन ही करते हैं तभी रोस्टिंग करेंगे। ये रोस्टिंग करने के बाद कैल्सिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो जब भी हम प्रक्रिया करेंगे तो पहले कैल्सिनेशन किए फिर रोस्टिंग किए, और दोनों ही प्रक्रियाएं भट्ठी में होती हैं, और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम इतनी हीटिंग नहीं करते कि वो पिघल जाए, मेटल हमारा या ओर हमारा पिघल जाए, इसका ध्यान रखते हैं। तो अब जब यहाँ पर हमको ओर मिलता है इस प्रक्रिया के बाद, वो होता है पोरस ओर। पोरस मतलब क्या होता है, छिद्र युक्त होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे पहले टुकड़ों में था या छोटे छोटे पीस में था, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकले, छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, पोर बन जाते हैं। इसी नाते इसको क्या कहते हैं, पोरस ओर कहते हैं। अब इस पोरस ओर को हम आगे ले जाते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों में, जहाँ पर हम मेटल्स को निकालते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं स्मेल्टिंग, हिंदी में कहते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग कहते हैं, या मेल्टिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पर ओर को मेल्ट करते हैं, और कैसे मेल्ट करते हैं, इसकी पूरी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें बड़ी बड़ी भट्टियाँ, जैसे हम बात करें आयरन के लिए तो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को हम कोक के साथ, कोक क्या होता है, एक तरह का मटेरियल है जो आयरन के ओर में हमारे एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको अलग करने का काम करता है। और कोक क्या होता है, कोक होता है जो कार्बन है, जो रिडक्शन काम करता है। वास्तव में स्मेल्टिंग में हम अपचयन की प्रक्रिया करते हैं, अपचयन रिडक्शन करते हैं, ये खास बात है, अपचयन करते हैं। और अपचयन में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्साइड था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तब जो हमारे पास मेटल, चूँकि यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑक्सीजन दिया, तो जितने भी हमारे ओर्स थे वो सब के सब ऑक्साइड बना लेते हैं, चाहे कोई मेटल हो। अगर आयरन है तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, लेड है तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो ऑक्साइड बन जाते हैं, इन ऑक्साइड से फिर ऑक्सीजन को दूर करना होता है। ऑक्सीजन को जब दूर कर लिया तो हमें मेटल मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात एग्जांपल देखें, हमने शुरू क्या किया, जो हमको मिला था, हमको मिल गया कंसंट्रेशन से आयरन का ओर, ये मिल गया। इसकी हमने क्या किया, कैल्सिनेशन किया। जब कैल्सिनेशन किया हमको मिल गया मान लो आयरन का ओर, और इसका हमने कैल्सिनेशन किया तो क्या मिलेगा, ये बनेगा Fe2O3, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब Fe2O3 मिल गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ थे, इसके लिए हमें रोस्टिंग भी करनी पड़ती है, तो हमने क्या किया, रोस्टिंग कर लिया। रोस्टिंग कर लिया, जिसमें कार्बन वगैरह मौजूद थे, वो माइनस कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर था अगर, तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में निकल जाए, फास्फोरस है तो फास्फोरस ऑक्साइड में रिमूव हो जाएगा, और हमें शुद्ध रूप से Fe2O3 मिल जाएगा। अब Fe2O3 में हम कार्बन मिलाते हैं प्लस फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वास्तव में ये ऑक्साइड होते हैं, किसके ऑक्साइड होते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा या तो सिलिका ऑक्साइड होगा। ये वास्तव में करता क्या है, जो बेसिक ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड को रिमूव करता है, और जो एसिडिक ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है। तो फ्लक्स के रूप में हम कैल्शियम ऑक्साइड या सिलिका ऑक्साइड लेते हैं, जो क्या करता है, सिलिकेट बना करके, जिसको हम धातुमल कहते हैं, स्लैग कहते हैं, इसको रिमूव करता है। तो स्लैग वास्तव में है क्या, स्लैग है फ्लक्स का प्लस जो इम्प्योरिटीज़ थी या गैंग था, इम्प्योरिटीज़ दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, स्लैग बनता है। अभी हम बात करते हैं Fe2O3 की। Fe2O3 जो हमारा था, कार्बन आएगा तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ CO या CO2 बनाएगा, निकल जाएगा, और हमें आयरन क्या होगा, मिल जाएगा। तो जो हमारा ओर था, ओर से क्या हुआ, शुद्ध मेटल हमको मिल गया। तो ये जो प्रक्रिया थी ये एक भट्ठी में हुई, ये प्रक्रिया भी भट्ठी में होती है, लेकिन ये बड़ी भट्टियाँ होती हैं, इसको हम कहते हैं, इसके लिए स्पेशल भट्टी यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं इसको, ब्लास्ट फर्नेस।
आगे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस किस प्रकार से काम करता है, ये अलग चीज़ है और उसमें कई रीज़न बनते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप सभी लोग नोट कर लें।